हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का आईसीएससी स्पेसिमेन पेपर। ये पेपर हमारी साइट पे लोड हो चुका है। हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारे एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। डिस्कस की जाएंगी आपके साथ कुछ ट्रिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको रिफ्रैक्शन याद होगा। क्या होता है रिफ्रैक्शन में? आपकी लाइट रे बेंड होती है जब वो मीडियम चेंज करती है, whatever it may be, denser to rarer, rarer to denser। जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड करेगी। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिफ्रैक्शन को प्रॉपर डिफाइन करती है। सो हियर आर द ऑप्शंस। द कलर ऑलवेज चेंज व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ठीक है। दूसरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मीडियम इज रिफ्रैक्शन। ये तो भैया स्टेटमेंट ही गलत हो गई। एब्जॉर्प्शन थोड़ी होगी हमारी, लाइट रे बेंड होगी तो उसे कहा जाएगा रिफ्रैक्शन। चलिए ये भी गई आपकी। थर्ड स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। बिल्कुल सही, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब हमारे पास ये राइट ऑप्शन है। आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर आगे आप रीड ना करना चाहें तो कोई, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट चूज करनी है। तो जो आपको सही स्टेटमेंट मिल चुकी है तो भाई चूज करो ना, आगे क्यों बढ़ना। चलो जी, सो दिस इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा बी, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडिया टू अ रेयर मीडिया, क्या होता है? ये भी अगर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो आपको अच्छे समझ में आता होगा। जब आपकी लाइट रे डेंसर से रेयर में आएगी, बताइए जरा आप लोगों ने क्या सीखा है? आप लोगों ने ये सीखा होगा कि जी हमारी लाइट रे जब एक डेंसर से रेयर में आती है, लेट सपोज कीजिए ये मेरा क्या हो गया इंटरफेस, ये मेरा हो गया मीडियम 1 और ये मेरा हो गया जी मीडियम 2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि ये है जी आपका डेंसर और ये क्या है जी हमारा रेयरर। ये कौन सा एग्जांपल हो सकता है? वाटर टू एयर, ग्लास टू वाटर, डेंसर टू रेयरर आना आपको अच्छे से पता है। ये रही आपकी इंसिडेंट रे, ये रहा आपका नॉर्मल, और वो आपकी क्या होती है? डेंसर से जब रेयरर में आएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, बट एक्चुअल पाथ में ना जाके इधर बेंड हो गई, तो जी क्या कहेंगे इसे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। गलत, करारा, नो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। जरा डायग्राम को देखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जी जो मेरी नॉर्मल रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में बनेगा, तो दिस इज एंगल आई। ठीक है जी, और ये हो गया आपका एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में है। तो यहां से हमें क्या मालूम चल रहा है कि मेरा एंगल आई जो है वो छोटा बन रहा है किससे? सॉरी, आपका वो एंगल आई जो है वो छोटा बन रहा है एंगल आर से। यस और नो? यस। चलिए, ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ट्रू है। चलिए जी टिक कीजिए, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट? आपका है क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या है आपका? द डायग्राम शोन बिलो। ये रहा आपका डायग्राम, इसमें एयर टू वाटर का केस लिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपकी लाइट रे जो है वो कहां से एंटर कर रही है? वाटर से। कहां जा रही है? एयर में जा रही है। तो कौन सा केस है जी? ये डेंसर टू रेयरर का केस है। जब भैया लाइट रे डेंसर टू रेयरर में जाती है तो आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे कि वो क्या होती है? नॉर्मल से अवे बेंड करती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि पार्शियल रिफ्रैक्शन होती है और पार्शियल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये वही वाला केस है। अब जरा देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। B इज द इंसिडेंट रे एंड C इज द रिफ्रैक्टेड रे। देखिए जरा, ये हमारी रे कौन सी है? ये हमारी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, पार्शियल रिफ्लेक्टेड, और ये क्या है आपकी? पार्शियल रिफ्रैक्टेड, और ये क्या है आपकी? इंसिडेंट। सो द फर्स्ट ऑप्शन कि B इंसिडेंट रे है, इज इट ट्रू? नहीं। A इज इंसिडेंट रे, बिल्कुल सही। B इज द रिफ्रैक्टेड रे, B इज द रिफ्लेक्टेड रे। ऑप्शन बी भी गया आपका, सेकेंड ऑप्शन भी गया। ऑप्शन सी इंसिडेंट है, ये भी गलत। भैया जब इंसिडेंट ए है तो ये सी को इंसिडेंट कैसे कह रहा है? ये भी आउट। तो आपके पास ऑप्शन बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। इसको भी देख लेते हैं दोबारा एक बार। इसमें ये कह रहा है कि ए आपकी इंसिडेंट है और सी आपकी रिफ्रैक्टेड है। देखिए जरा, ए इंसिडेंट है और सी क्या है आपकी? रिफ्रैक्टेड। सो दिस इज द राइट ऑप्शन।
ऑप्शन राइट है तो हम इसको टिक कर देंगे, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। क्या क्वेश्चन है हमारा? इन द डायग्राम शोन बिलो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड। तो जी ऐसा है, रिफ्रैक्शन कोई ऐसे ही रट्टा मार के चैप्टर होने वाला है नहीं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो रे डायग्राम्स हैं दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द चैप्टर। अगर आपका रे डायग्राम पे अच्छा होल्ड है तो आप कोई भी एमसीक्यू कर सकते हो अगर आ रहा है उसके ऊपर। तो यहां तक कि आपके रे डायग्राम आपके तो न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और रे डायग्राम्स को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। और रे डायग्राम भी मेमोराइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप उसका फ्लो समझ जाएं तो काम बन गया। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। लेंस कौन सा है हमारा? कन्वेक्स लेंस। अब जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है आपको अच्छे से याद होगा कि उसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। फोकल लेंथ कहां होती है? टुवर्ड्स दी राइट। आया कुछ याद? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जरा। ये हमारा डायग्राम है, कहा जा रहा है कि आपकी जो इमेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड, ये केस कौन से वाला हो गया भला? याद कीजिए, ये केस है आपका एफ और ये जो हमारा पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज ओ, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो मेरे पास ये जो केस है, ये कौन से वाला केस है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ। याद कीजिए जरा, इसमें आपकी कौन सी इमेज बनती थी? इसमें जो हमारी इमेज बनती थी वो कहां पे बनती थी आपकी? वो इमेज बनती थी आपकी वर्चुअल इमेज बनती थी आपकी। मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में है तो यहां पे जाके आपकी इमेज बनती थी। और ये इमेज जो है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सेम साइज पे, सेम साइड पे है, तो इसको क्या कहा जाएगा? वर्चुअल। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी तीन होती हैं, एक होता है नेचर, एक होता है साइज और एक होती है पोजीशन। तो नेचर क्या हो गया जनाब? वर्चुअल। साइज क्या हो जाएगा? बिगर देन द ऑब्जेक्ट। हमारे जो डिटेक्टिव होते हैं, शर्लॉक होम्स साहब हो गए, वो चीज़ों को जब फिंगरप्रिंट्स को देखते होते हैं तो वो लेंस जो यूज़ करते हैं वो यही वाला होता है, और उसमें केस भी वही वाला होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी आपकी चीज़ बहुत छोटे अक्षरों में लिखी हुई है तो आप उसको लेंस से मैग्नीफाई करके देखते हो, तो ये वो वाला रे डायग्राम वाला केस है, राइट। चलिए, तो इमेज क्या हो गई? वर्चुअल, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, और पोजीशन क्या हो गई आपकी? सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फिट होती है? रियल नहीं, डिमिनिश नहीं, फॉर्म विद इन दी फोकल लेंथ बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ जनाब? फोर्थ वाला। सो दिस इज दी राइट ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 600 nm. द वेव एंटर्स द मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये सबसे ज्यादा तकलीफ देह, सिर में दर्द करने वाला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि बड़ा आसान है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको एक टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना समझ में आता है आपको। हम एक कोशिश करते हैं इसकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि भैया लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो उसमें क्या आता है? उसकी स्पीड में चेंज आता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या? हम में से आधों को तो यही नहीं समझ में आ रहा अब तक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपको सिंपल सीधी भाषा में समझाऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट का बेंड होना। ये एक तरह से लाइट की बेंडिंग को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करता है। हो गया, अगर मेरी लाइट रे एयर से वाटर में आई तो बेंड हुई, भैया कितनी बेंड हुई? या एयर से ग्लास में आई तो बेंड हुई, कितनी बेंड हुई? अगर मैं इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकूं तो क्या मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा कि बताना कि भैया ग्लास में ज्यादा बेंड होती है एयर से जब आती है एज कंपेयर टू जब एयर से वो वाटर के अंदर आती है। तो बेसिकली बेंडिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये न्यूमेरिकली, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी। चलो जी फॉर्मूले को ध्यान याद करते हैं। फॉर्मूला जो है वो होता है जी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हो गया, और यहां पे होता है जी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कुछ याद आया? अब यहां तो जी सर स्पीड तो दी नहीं, यहां तो वेवलेंथ दी है। यहां पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा? आपको अच्छे से याद होगा कि जो स्पीड है वो होता क्या है आपका? लैम्डा इंटू एफ होता है। याद आ रहा है? लैम्डा इंटू एफ। अब सर यहां पे हो क्या रहा है, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेशक उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, जिसके चलते उसकी स्पीड में चेंज आता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। आई बात समझ? तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करता हूं तो क्या होगा?
इक्वल्स टू, यहां पे हमारा लैम्डा इन मीडियम 1 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा इन मीडियम 2 इंटू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी आपकी अनचेंज्ड है तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बना आपका, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये ऐसे इनडायरेक्टली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारी लैम्डा से जुड़ा हुआ है। चलिए जी देखते हैं, तो हमें दिया क्या हुआ है यहां पर, वेवलेंथ दी है आपको 600 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपको 1.5। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, हमारी लाइट रे जब मीडियम ए में थी तो 600 थी, अब वो कह रहा है बी में एंटर कर रही है, तो मीडियम 1 कितना हो गया हमारा 600। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 इज इक्वल टू 600 nm अपॉन क्या हो जाएगा जी आपका लैम्डा इन मीडियम 2। nm को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये नैनोमीटर होता है, फिलहाल जरूरत नहीं है हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने की। क्या लोड है भाई, जब तुम्हारा आंसर जो है उसने पूछा ही नहीं है मीटर में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, जैसे है वैसे छोड़ो, ठीक है। हमारा जो लैम्डा 2 आएगा वो भी इसी में आ जाएगा। चलो जी, अब यहां पर क्या हो जाएगा जी, आप देख सकते हैं कि हमारा लैम्डा 2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 600 अपॉन क्या हो गया 1.5। चलो जी अब स्टेप्स मैच कर लो। ये स्टेप कहां देखने को मिल रही है, यहां देखने को मिल रही है, सेकंड ऑप्शन। अब जो आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये जो है पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी आपका 6000 अपॉन 15 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 15 1 जा 15 4 जा 60 और 2 0 और लगा दो, नैनोमीटर। तो हमारी कौन कौन सी दो स्टेप्स आई, एक तो स्टेप ये आ गई और दूसरी स्टेप क्या आ गई, ये आ गई। अब इनका कॉम्बिनेशन कहां पर है, इसमें ये आपका कॉम्बिनेशन आंसर है, कोई मसला नहीं है, आप कैलकुलेशन कीजिए, ऑप्शंस को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन करो, अपनी कैलकुलेशन आपकी हो गई, अब आंसर मैच कर लो। तो फर्स्ट और थर्ड नहीं चलेगा, सेकंड और थर्ड चलेगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब आंसर आ गया तो आगे क्यों बढ़ना है। चलो जी ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। द डायग्राम शोज एन इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एल एल डैश। चलिए जी, तो बेसिकली हमें डिस्टेंस दिया हुआ है इमेज का। अब अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, v से, और ऑब्जेक्ट को u से, फोकल लेंथ को f से। शाबाश, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दी हुई है, जैसे ही फोकल लेंथ पता लगे साथ के साथ 2f पता लगना चाहिए। 2f कितना हुआ 24। चलिए हमारे पास और क्या दिया हुआ, डिस्टेंस है 36 का होना मतलब, चलिए यहां पे 12 और 36 है हमारे लिए। चलो जी इनको लिख लेते हैं पहले हम लोग। हमारा f क्या था 12 सेंटीमीटर और हमारा v कितना था 36 सेंटीमीटर। देखो जी यहां पर मैंने ये जानबूझ के थोड़े से दूर लिखे इक्वल टू के, रीजन पता है इसका क्या है, आप लोगों को कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस याद होंगे। देखो जी जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो यूवीएफ का, तो एक एडवाइस है छोटी सी कि आप इनके सिंबल्स के लिए जगह छोड़ो, इनके जो प्लस और माइनस के जो साइन और सिंबल है उनके लिए जगह छोड़ो आप, ठीक है। ये बहुत ही वाइज स्टेप है। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं जो क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तब वैल्यूज डालते हैं, भैया सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप पहले से प्लस माइनस लगा दो ना, क्या बड़ी बात है। चलो जी, तो फोकल लेंथ जो है, अच्छा लेंस के बारे में उसने जिक्र कर दिया कि लेंस तो मेरा क्या है, कन्वेक्स है। तो अगर लेंस कन्वेक्स है तो आपको याद होगा कि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अच्छा जी इमेज कहां बन रही है, टुवर्ड्स द राइट। कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को याद कीजिए, v क्या होती थी, अगर राइट साइड में बन रहा है तो v क्या लोगे, पॉजिटिव। ये तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी। अब देखो जी फिर से आ गए रे डायग्राम। तो भैया ये चीज तो लिखवा लो कि अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो रे डायग्राम तुम्हें अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। भैया ABCD का भी तो रट्टा लगाया कभी, तो रे डायग्राम्स का भी लगा लो। और इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझा दिया कि इसमें एक फ्लो है, हम वीडियोस डालेंगे उसके अंदर जरूर हमारे चैनल के ऊपर, जहां पे आपको ये फ्लो भी समझाया जाएगा कि कुछ भी रट्टे वाली चीज नहीं है आपकी, बहुत ही फ्लो में जा रही हैं चीजें। अगर आप उसकी स्टार्टिंग क्या रे डायग्राम था और एंडिंग क्या रे डायग्राम है, अगर आप उसका फ्लो समझ गए तो कोई रात को भी आपसे उठा के पूछे तो आप फटाक से आंसर दे दोगे। चलो जी दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है वो। अब देखो जरा याद करने की कोशिश करो कि ये कौन सा केस है। अगर आपको यहां दिख रहा है कि इमेज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दो, बियॉन्ड 2f है। देखो जी जब आपका ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है कि एक आपका केस आप उसको एक सेंटर मान सकते हो, वो केस पता है कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है।
जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो उसकी इमेज भी 2f पे बनती है, सेम साइज होता है, ठीक है। अब ये 2f से बियॉन्ड चली गई, इसमें सर क्या होता है कन्वेक्स लेंस में कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है लेंस के, वैसे वैसे इमेज दूर भाग रही है लेंस से। तो 2f पे होता है तो 2f पे बनती है। अब ये 2f के बियॉन्ड है तो मतलब ऑब्जेक्ट आपका क्लोज आ चुका है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहीं पर यहां पर है। अब देखो जी, हमारे पास उसने क्या बताया, फोकल लेंथ 12, तो ये 12 डिस्टेंस हुआ। 2f उसका डबल होता है जी, तो ये हुआ 24। इन द सेम वे यहां भी आप देख सकते हैं, आप 12 लिखना चाहें लिखिए, बहुत बढ़िया है, नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, ठीक है। चलो इस तरह लिखना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस रेंज में फॉल कर रहा है, बताइए। f और 2f के बीच में, f तक 12 और ये 24, तो 12 और 24 की ब्रैकेट आ रही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन देख लेते हैं, कहता है बिटवीन 12 से 30, क्या 12 से 30 है फ्रॉम द लेंस, बिल्कुल है जी। अब उसका देखते हैं बियॉन्ड 24 फ्रॉम द लेंस, अगर आप 24 के बियॉन्ड लेते हो तो भैया ये तो बाहर ही चला गया, बट आपका वो लाई कहां कर रहा है, 12 से 30 के बीच में। तो जी ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका वो सही है, आप उसको टिक करो, औरों को रीड करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से कॉन्फिडेंट रहो, अपने क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करो। यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज बाय रीडिंग दी ऑप्शंस अगेन एंड अगेन, क्या जरूरत है। आपका एक ऑप्शन आपको मिल गया, आपको अपने पर भरोसा है, उसको टिक करो, क्योंकि एमसीक्यूज में जो दिक्कत है वो किसकी है, टाइम की है। टाइम, अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो पेपर हो गया। आई बात समझ। चलिए जी, तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। आपका ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, 12 से 30 के बीच में। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं 12 तो ठीक है, बट जो 30 वाला है आपका वो इस 24 वाली लिमिट को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो सर एडवाइजेबल है कि इसको आंसर ना लिया जाए। इसमें जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, दिस इज द राइट ऑप्शन, बिटवीन 12 से 24। थोड़ी सी गलती हो गई, हमने इसको 30 तक एक्सटेंड कर दिया, बट आपके पास एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है 12 से 24, वो ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन है, तो उसको आप टिक कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पावर ऑफ दिस लेंस। चलिए जी, पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड की जाती है। पावर जो होती है हमारे पास वो होती है आपकी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बड़ा आसान है, बट यहां फंस जाते हैं हम। कैसे फंसते हैं हम, हमारी पावर जो है वो डायप्टर में होती है, और फोकल लेंथ 99% क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में दी होती है। डायप्टर का सेंटीमीटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायप्टर का मीटर के साथ रिलेशन है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जो भी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है आप उसको किसमें कन्वर्ट करो, मीटर में करो, अगर आपको क्वेश्चन में पावर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो मतलब के पावर इज इक्वल टू, अब जब आपकी फोकल लेंथ आपको पता है कितनी दी हुई थी, +12 थी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी वो 1 अपॉन, जब आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो साथ के साथ 12/100 लिख लो, ठीक है। अब जब 12 + 12/100 सॉल्व होगा तो क्या होगा जी, 100 चला जाएगा ऊपर, 12 आ गया नीचे। तो ये हमारा कितने चला गया, 2 5 ज़ा 0 ज़ा 2 6 ज़ा 2 25 ज़ा और 2 3 ज़ा 25/3 आ गया। 25/3 क्या होता है, 3 7 ज़ा 20, 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 24, राइट, और 3 9 ज़ा 27, तो 9 पे तो जाएगा नहीं, 8 पे जाएगा। चलिए, और ये आपका परफेक्टली एक, ये आपका डिविजिबल भी नहीं हो रहा, प्रॉपर डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट, और साथ में प्लस का साइन है। प्लस का साइन क्यों है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। अब ऑप्शन में आपके पास क्या दिया है, -2 है, तो सर पहली बात तो यही आपके आउट हो गए, माइनस वाले तो लेने ही नहीं है। फिर बचता है 8.4 और 8.33। अब आपको पता है कि जब भी आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है हमारा 25 3 से, नहीं, तो 8.4 एक्यूरेट तो आपका आ नहीं सकता, तो द मोर एक्यूरेट इज +8.33D। आई बात समझ। अब ये जो हमारा फोकल लेंथ है ये आपका अगर डायरेक्टली दे रखा है तो आप पावर फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट आता है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन इज। अब फिर साइन कन्वेंशन की बात आ गई, तो आप ये चीज बार बार समझ रहे होंगे कि जो हमारा वो चैप्टर है रिफ्रैक्शन वाला, उसमें साइन कन्वेंशंस के ऊपर अच्छा होल्ड और दूसरा रे डायग्राम के ऊपर अच्छा होल्ड, तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होता है बताइए, हमेशा लेफ्ट में
ये हमारा मिरर होगा बीच में, उसके लेफ्ट में क्या होगा आपका हमेशा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। तो अगर आप मिरर से कोई भी चीज लेफ्ट में मेजर करते हो तो उसको क्या लेते हो आप, माइनस साइन। चलो तो मतलब कि पिक्चर में से हमारा जो ये प्लस था ये तो आउट हो गया। हमारे वो ऑप्शन, ये भी एक आपकी एक टेक्निक होती है, जो आपके ऑप्शन ऑड वन आउट, जो ऑड है उनको आप आउट करते जाओ, निकालते जाओ। तो आपका आंसर प्लस में तो हो नहीं सकता। हमारे पास रह गया 18, 15 और 9। मैंने क्या कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, बिटवीन f एंड 2f। f था 12 और 2f क्या था 24। तो 12 और 24 के बीच में आपका -9 तो आता नहीं, तो बच गया आपका 18 और 15। अब सर इसका कोई डायरेक्ट, अगर वैसे तो ये 15 भी ब्रैकेट से आउट हो जाता तो आंसर आपका 18 आ सकता था या शायद 15 आ सकता था, अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन 12 से 24 की ब्रैकेट में होता। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, दो ऑप्शन आपको लग रहे हैं सही, तो सर इसमें आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे बड़ा आसान तरीका है, आपका जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/f। वैल्यूज को पुट करेंगे, ध्यान रखेंगे कि वैल्यूज जो हमारी होनी चाहिए वो अपने साइंस के साथ होनी चाहिए। आपको इसने v क्या दिया हुआ था, v 36 सेंटीमीटर था। सो ये हो जाएगा प्लस 36 माइनस 1/u आपको फाइंड करना है, इक्वल्स टू f कितना था आपका 12, राइट। चलिए अब ये u यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/36 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/u। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 12 माइनस 36 अपॉन 36 इंटू 12 इक्वल्स टू 1/u। देयरफॉर u इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा 36 इंटू 12 और नीचे आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा -24। तो 12 1 12 2 और ये 18, माइनस साइन ऊपर गया तो u कितना आ गया -18 सेंटीमीटर। इतना इजी है। चलिए तो सही ऑप्शन क्या हुआ -18। चलो जी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। हमारा इसमें पावर आ गया था हमारा प्लस 8.33 डायप्टर, इसमें आ गया था हमारा -18 सेंटीमीटर। ये वाला भी रॉन्ग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द लेंस L डैश इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ सेम टाइप बट ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देन द सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम लिया हुआ है, लेंस आपने चेंज कर दिया, उसकी फोकल लेंथ चेंज कर दी, तो कहता है कि इमेज के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स एंड द बेसिक्स आर द रे डायग्राम्स ऑफ दिस चैप्टर। चलो जी हम उसको रीड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया जी हमारा लेंस, ठीक है जी। हमारा उसमें क्या था कि ये f मान लीजिए और ये आपका मान लीजिए 2f। अब उसने क्या चेंज किया है, आपकी फोकल लेंथ बढ़ा दी है 15 और क्या हो गया 30 हो गया। कह रहा है ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे रखा हुआ है उसने। तो ये आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। अगर वो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाता है तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बढ़ जाती हैं। अब उसने कहां पे रखा हुआ था, 18 पे रखा हुआ था। अगर 18 पे रखा हुआ है तो मतलब कि वो पहले फोकल लेंथ 12 पे थी, अब फोकल लेंथ 13 पे है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा क्लोज आ गया है फोकल लेंथ के। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के क्लोज जा रहा है तो क्या होगा, दैट मीन्स कि आपकी जो इमेज है वो 2f के बियॉन्ड चली जाएगी ज्यादा। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास जाएगा, ये हमारी डिस्कशन हुई थी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका पास आता जाएगा इमेज आपकी दूर जाती जाएगी, उसका साइज क्या होता जाएगा बड़ा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देख लेते हैं। द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस, नो। द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस, यस। द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के साथ। क्वेश्चन क्या है हमारा, द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज। अब होता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है कि हमारे बुक में हमें बताया गया है कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी दो तरह से है, एक है पोटेंशियल और एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आपका वाटर हो गया, आपने क्या किया, वाटर को एक डैम बनाया रिवर के साथ, तो क्या हुआ, वाटर आपका स्टेगनेंट हो गया, वाटर की हाइट धीरे धीरे राइज करेगी। तो वाटर की एनर्जी में कौन सी एनर्जी में गेन आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। जब उस वाटर को मूव करने दिया जाएगा तब उसमें एनर्जी जो है वो यूजेबल फॉर्म में आती है।
सो व्हाट डज इट मीन कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, राइट। तो इसके अंदर हमसे यही पूछा गया है कि द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मैंने आपको क्या कहा, स्टोर्ड है, नहीं चलेगा। काइनेटिक एनर्जी द सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी सोच रहे हैं तो ये भी आपकी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, वो स्टोर्ड फॉर्म है। यूजेबल कौन सी है, काइनेटिक। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए जी, इसमें ऐसा है कि हमारे पास अगर आप इसको सर्च करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है 745.7 आती है, बट अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो ये आपकी 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट हो जाती है। सो विच इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B of same mass can climb the third floor of the same building in 3 minutes and 5 minutes respectively, then the ratio of their power of A to B is in the ideal situation is। तो लो जी, क्वेश्चन आ गया पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। हमारे दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों एक बिल्डिंग को क्लाइम कर रहे हैं। सेम बिल्डिंग को क्लाइम कर रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, सेम। तो वर्क डन जो है उनके मासेस, अच्छा उसने बताया क्या है कि मास भी सेम है, तो दोनों के जो वर्क हैं उसके केस में मास भी सेम आ रहा है और हाइट भी सेम आ रही है, राइट। तो आपके पास फर्क किस चीज का है, फर्क है टाइम का। अब ये क्वेश्चन पावर की रेशो पूछ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली पी ए अपॉन पी बी लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन ए, वर्क डन बाय ए और टाइम टेकन बाय ए डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय बी एंड टाइम टेकन बाय बी। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है जी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। अब इसमें जरा देखिए एम जी क्या है, दोनों के मासेस सेम है, दोनों का वेट भी सेम हुआ, सेम हाइट पे चढ़ रहे हैं तो हाइट भी सेम हुई। तो बेसिकली जब हमारे पास ये दोनों केस में द वर्क डन बाय ए और वर्क डन बाय बी, जब भैया हमारा m भी सेम है, g भी सेम है, h भी सेम है, तो वर्क डन तो सेम ही हुआ। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करें तो दोनों के वर्क डन जो है वो सेम आ रहे हैं, तो दिस कैन बी रिटर्न एज टाइम बी अपॉन वर्क डन बाय बी। तो ये आपस में कैंसल आउट हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, टी बी अपॉन टी ए, टाइम टेकन बाय बी एंड टाइम टेकन बाय ए। क्या टाइम दिया है जी, 3 और 5 मिनट, तो मतलब 5/3। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने टीबी अपॉन टी ए किया है। क्या किया है, टीबी अपॉन टी ए। तो क्या आंसर आ गया, 5/3। तो आपके सामने ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, याद रखिए भैया, जब देखो ऐसा है, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हमने ऐसा यूनिट नहीं ली, अरे क्या जरूरत है, रेशो ही तो पूछी है, तो रेशो ऐसे निकल जाती है। आपको क्या जरूरत है सेकंड्स में कन्वर्ट करने की, मिनट्स को मिनट से डिवाइड कर सकते हो ना, रेशो फाइंड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा यूनिट को फाइंड करने की। चलिए जी, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 4th। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो जी, आ गया हमारा मोमेंट्स वाला क्वेश्चन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला। देख लेते हैं इसमें क्या है। कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल lies at the 45 centimeter mark, then which of one of the following diagram will show the balance position of the scale। तो ये क्वेश्चन हमारा वही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट जब इक्वल होंगी आपकी, तभी आपका स्प्रिंग, आपकी जो स्केल है वो क्या करेगी, अपने आप को बैलेंस कर पाएगी। चलिए देखते हैं, दिस इज द केस। तो सर आप ऑप्शंस पे जाने के बजाय अपना हुनर इस्तेमाल कीजिए। आपका जो आपने जो चीजें याद की हैं, पढ़ी हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। वैसे मुझे पता आपने नहीं पढ़ी, पर चलो पढ़े ना भाई अब, ठीक है। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो जी, हमारे पास क्या है, याद रखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या इक्विलिब्रियम का जो केस है उसमें क्या है कि हमारी जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है जी भैया, जब ये दोनों मूवमेंट्स बराबर होंगी तभी आपकी स्केल जो है बैलेंस करेगी। चलो जी देखते हैं पिवट कहां किया हुआ है। देखो सारे केसेस में पिवट सेम जगह किया हुआ है, तो आपको हर एक केस को सॉल्व करने की आवश्यकता ना ही है, बिल्कुल भी नहीं है।
पिवट पॉइंट देखिए कहां पर है। दूसरा इसने क्या किया हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 50 सेंटीमीटर का मार्क दिया हुआ है। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करता है, 45 पे। हमें जो बुक में न्यूमेरिकल दिए होते हैं जनरली सेलिना में, या फिर आपकी जो दूसरी बुक एवरग्रीन की कैंडिड बुक है, उसमें दिया होता है कि हम जनरली लेते हैं बाय डिफॉल्ट कि सेंटर ऑफ मास स्केल के सेंटर पे लाई करता है। तो उस चीज को यहां ना कंफ्यूज कीजिए। यहां उसने स्पेसिफाई किया है कि 45 सेंटीमीटर पे कर रहा है, तो हमें इसकी कोनो जरूरत नहीं है। आप यहां पे लीजिए 45 सेंटीमीटर का मार्क। अब अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला आपके पास पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 इंटू आपका यहां पर क्या लाई कर रहा है, मास लाई कर रहा है पूरे स्केल का, कितना दिया है 80 इक्वल्स टू, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल शो द बैलेंस पोजीशन ऑफ द स्केल। अब यहां पर देखिए सब में 100 सेंटीमीटर पे आपने मास हैंग किया हुआ है, तो सब केस में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो आप उस डिस्टेंस को लिख लीजिए। कितना हो जाएगा 60 से 100 तक, कितना कितना 40 इंटू मास आप नहीं जानते हैं तो आप एक्स ले लीजिए। भैया जो आंसर वहां से निकलेगा उसको टिक कर दीजिएगा, सबको अलग से फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए ये 0 से 0, 4 से 2 तो कितना आया 30, क्या है आपका x, और यूनिट क्या यूज करेंगे आप gf, तो ये रहा 30 gf का मास आप हैंग करेंगे। तो लीजिए ऑप्शन 3 इज दी राइट ऑप्शन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा ये वाला। चलिए जी इसको भी देख लेते हैं, ये क्या बोलना चाहता है। कहता है अ बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी 250 जूल इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg, देन चूज इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम। अब हमारी जो वेलोसिटी और मोमेंटम होती है उसका आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपका? फॉर्मूला होता है जी आपका p स्क्वायर, के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। याद आ रहा है कुछ? गजनी तो नहीं बन गए सारे के सारे? ये याद होना चाहिए हमें, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, अब ये किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का आपस में रिलेशन है। दिस इज मोमेंटम, दिस इज किनेटिक एनर्जी। सो हमें क्या दिया हुआ है जी, किनेटिक एनर्जी 250 लिखो जी, और क्या दिया हुआ है जी मास 2 इंटू 5 लिखो जी, इधर क्या दिया हुआ है आपका पी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया जी 250 इंटू 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देयरफॉर पी इज इक्वल टू रूट 2500, और ये आ गया जी 50। सो हमारे पास मोमेंटम कितना आ गया जी 50। अब यहां पर दो ऑप्शन दिए हैं, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 kg मीटर पर सेकेंड। खरगोश मत बनिएगा, कछुआ बनिएगा, जरा ध्यान से देखिए यहां पर हमारे पास यूनिट्स। अब जल्दी जल्दी में अगर आपने 50 मीटर पर सेकेंड को किया तो गए, क्यों गए? क्योंकि मीटर पर सेकेंड तो भैया वेलोसिटी की यूनिट होती है, मोमेंटम की क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब kg मीटर पर सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन इज 2। समझे? चलिए जी, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर, अच्छा उसने बोला हुआ है एंड मोमेंटम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मोमेंटम भी पूछ रहा है आपसे वो, तो इसमें आपको दो ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। वेलोसिटी तो हमने कर दी 50 kg, मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम का बड़ा आसान फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है 5, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 50, तो कितना आ गया आपके पास, ये हो गया आपका 1 मिनट। एंड द मोमेंटम फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन इज, मोमेंटम हो गया हमारा m इंटू वी, मास हमारे पास आ गया 5, ओह सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, मोमेंटम हमारा 50 आया था, सिली मिस्टेक, छोटी मिस्टेक हो गई हमारे पास। चलिए देखिए जरा, ये आपने ले लिया 50, अगर आप फॉर्मूला याद रखें तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो गया जी मोमेंटम। मास दिया गया है आपको 5, वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, कटिंग करके वी कितना आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। सो द 10 मीटर पर सेकेंड इज, दिस इज द आंसर, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन 2 भी टिक करना है और 5 भी टिक करना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम एफ वाले पार्ट पे, देखते हैं इसमें क्या है। कहता है कि अ गर्ल एट रेस्ट एट गेट ऑफ हर सोसाइटी विच इज 3.2 मीटर अबव द रोड कम्स डाउन द स्लोप ए बी ऑन अ साइकिल विदाउट पैडलिंग। तो भैया गर्ल है, साइकिल पे बैठी है और आगे आके पहुंचने वाली है यहां तक, ठीक है, बिना पैडलिंग के।
तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है? पोटेंशियल। आ रही बात समझ? अब हमारे पास उसने बताया हुआ है कि 3.2 मीटर अबव है वो, जी आपको उसने बोला हुआ है 10 लेने के लिए। तो याद रखिए कि जो एनर्जी इसके अंदर है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। द मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द गर्ल एट बी इज, लो जी आसान। वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी, देखो वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है, मोशन में नहीं है, तो के तो हो नहीं सकती। लो जी, ये ऑप्शन तो गया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक नहीं हो सकती, इलास्टिक पोटेंशियल नहीं हो सकती। इलास्टिक किसमें होती है? आपकी जिस बॉडी की जो शेप है उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाए। आपने क्या किया? कैटापुल्ट को पुल किया, एक बो एंड एरो को पुल किया, उसमें स्प्रिंग को, उसमें होती है इलास्टिक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा इसमें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, विदाउट एनी डाउट ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अब आता है द वेलोसिटी विद विच द गर्ल रीचेस ए। अब ये आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारी एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल, वो क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है और वो अगर ग्राउंड पे को टच करता है आके, तो इस हाइट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही आपकी सेम उसकी किनेटिक एनर्जी होगी जब वो ग्राउंड को टच करेगा, क्योंकि पीई और केई का सम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। जब वो हाइट पे है तो उस टाइम मोशन में नहीं है, उसमें सिर्फ पीई है, तो जो उसकी पीई की वैल्यू होगी ना, पी प्लस केई की, केई वहां पर जीरो होगी। हमारी जो हाइट पे थी उसमें क्या था? अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो हमारा क्या होगा? केई उसमें जीरो होगा कि रेस्ट पे है, तो पी उसमें मैक्सिमम होगी और पी प्लस के आपका फिक्स हो गया कांस्टेंट। जब वो नीचे आएगा तो पी क्या हो गई? जीरो, क्योंकि हाइट क्या हो गई? जीरो, तो सिर्फ उसमें होगा क्या? के। तो जो ऊपर कांस्टेंट था वही नीचे होगा, राइट? यही चीज यहां पर ध्यान देनी है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द गर्ल रीचेस द पॉइंट ए। अब जो ये पॉइंट ए है ये है बिल्कुल नीचे आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे? नीचे जब वो होगी तो वो मोशन में होगी, तो हाफ mv² लिखेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे किसके? mgh के, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। चलिए, अब यहां पर अब आपके मन में अजीब अजीब ख्याल आएंगे कि सर मास तो दिया नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, कैसे सॉल्व हो जाएगा? जरूरत ही नहीं है मास की, ये देखो कट। ठीक है जी, अब आ गया हमारे पास वी तो उसने पूछा ही है। चलो जी, जी 10 लेना है, हाइट कितनी है? 3.2 है, और ये जो 2 नीचे था ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया भला? 64 आ गया। तो v कितना आ गया? 8 आ गया। लो जी, हो गया क्वेश्चन। तो जी कौन सा सही ऑप्शन है? जे बात, 8 वाला। ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, और ना ये चलेगा। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी होंगे जो इसको टिक कर देंगे, बट भैया ध्यान देंगे, आपको तरीका बताया जा चुका है। मास नहीं दिया कोनो दिक्कत नहीं, ऐसन भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जी, इफ द मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल एट ए एज्यूमिंग नो लॉस। इसको भी देख लेते हैं। कहता है जी आप मास जो है 40 kg ले लो, तो हमारी जो एनर्जी आई, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। कैसे हो गया? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। लो जी, क्या होती है? हाफ mv²। तो मास हो गया 40 और v कितना था आपके पास? v हमने निकाला था अभी 8। ठीक है जी, तो 8 × 8, इसकी कटिंग हो गई जी हमारे इसके साथ, ये चला गया जी 20 पे, तो ये कितना हो गया जी? 8 8 ज़ा 64, तो मतलब कि 64 × 20, और जी 64 का डबल क्या होता है? 128। एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि के ही है तो क्या लग जाएगा जी? जूल। जूल लग गया हमारा। तो आंसर क्या है हमारा? लो जी, पहला ही ऑप्शन है। और बोलो, बन गई बात। ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। काफी इजी था, इसमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है भाई। पीछे भी निकल चुका है, यहां इसने मार्क्स दे दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, या नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। क्या है हमारे पास? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल ऑफ मास 40 kg व्हेन शी रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप। फिर से वही चीज। देखो जी, जब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराया जाता है तो आपको याद होगा हमारे पास क्या था? हमारे पास ना एक इस तरह से आपकी बुक में
दो लेवल दिए हुए थे, यहां तो था जी कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है जी, और यहां पर क्या था कि कोई हाइट है। आपके पास टेबल दिए बकायदा बुक के अंदर कि जब आप मिडल में होंगे तो इस टाइम पे जो किनेटिक एनर्जी आपकी ग्राउंड पे होगी, इस पोजीशन पे वो किनेटिक एनर्जी आपकी, जो भी आपकी एनर्जी आएगी वो किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल आएगा किसके, जो ग्राउंड पे आपकी क्या होगी, के होगी, क्योंकि यहाँ पी तो आपकी जीरो हो जाएगी। इन दी सेम वे यहाँ जो आपकी पी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो इक्वल होगी इस मिडल वाले उसके। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, पी आपकी कम होती जाती है और के आपकी बढ़ती जाती है। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें जो लॉस है उसमें जो गेन है, ये इस हिसाब से होता है कि दोनों का जो सम है वो क्या आना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जो पी थी उसके इक्वल आना चाहिए, या फिर जो लोवेस्ट पॉइंट पे के थे उसके इक्वल आना चाहिए। जैसे कि देखो जी, अगर आप यहां पे निकालते हैं पी तो वो आपका होता है m इंटू जी इंटू एच, अगर आप यहां पे पी निकालते हैं, ठीक है, तो m आपका 40 हो गया। अच्छा, ये g आपका 10 ले लिया आपने, और हाइट जो थी आपकी हमारी, एक बार जरा हाइट देख लें, हाइट हमने क्या ली थी यहां पर, या वैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो यू नीड नॉट टू कैलकुलेट इट कन्वेंशनली, आप इसको बड़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपने अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, या आपने जो आपका जो जब आप उस पोजीशन पे आ गए थे, नीचे वाली पोजीशन, जो आप ए पे पहुंच गए थे, तो आपका के कितना आ चुका था, 1280 जूल आ चुका था, राइट। जब आप मिडल में होंगे ना, तो मिडल में क्या होगा, पीई और केई की वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। अब इसका इक्वल कैसे होगा, जब इसको आप हाफ करोगे, राइट। तो जो आप बोल सकते हो कि जो बॉटम में केई है, इन द मिडल उस केई का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली निकलेगा आपका, इसमें कोई मसला नहीं है। ये लो जी, कटिंग करके 640 जूल, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास, द मैकेनिकल एडवांटेज लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड एज, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो आपको याद ही होगा। चलिए जरा देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या हो सकता है। हमारी मैकेनिकल एडवांटेज होती क्या है, ये हमारे मशीन चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट। मशीन्स आपने पढ़ी हैं, वहां पे हमने स्पीड मल्टीप्लायर पढ़े थे, फोर्स मल्टीप्लायर पढ़े थे, पुलिस पढ़ी थी हमने, राइट। चलिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो यहां पे आप ऑप्शन देखेंगे तो इन ऑप्शंस में क्या है, आपका मैकेनिकल एडवांटेज पहले इसने क्या दिया, वो लोड इनटू एफर्ट, नहीं चलेगा। एफर्ट अपॉन लोड नहीं चलेगा। अब ये दो आ जाते हैं, इसमें क्या है कि आपने क्या किया, मैकेनिकल एडवांटेज से मल्टीप्लाई किया हुआ एफर्ट और लोड को। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड। तो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब उसने क्या बोला हुआ है, उसने स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारे पास स्टेटमेंट्स को हम रीड करते हैं वन बाय वन। हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, अ मशीन इज यूज्ड टू हैव मोर आउटपुट एनर्जी एज कंपेयर टू इनपुट एनर्जी। अगर मशीन का आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मोर देन 1, मतलब 100% से ज्यादा। और ऐसा हमने पढ़ा है कि हमारी मशीन्स ऐसी नहीं होती, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो दैट मीन्स कि स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग। उसने पूछा है करेक्ट कौन सी है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, ये भी रॉन्ग है। आपके जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं उनमें आपने क्या देखा है कि आपकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आती है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इफ अ मशीन गिव्स कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन देन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1, ये भी रॉन्ग है। आपको याद होगा पुली में क्या था, जो आपकी सिंगल पुली थी, फिक्स पुली थी, वो आपको कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन दिया करती थी, तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आया करती थी, 1। सो ये भी आपका रॉन्ग है। तो फॉर अ गिवन डिजाइन ऑफ अ मशीन इवन इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस द वेलोसिटी रिमेन्स सेम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, और आपकी बुक में ये चीज कई जगह स्पेसिफाई की गई है कि मशीन की जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा क्या रहती है, सेम, इवन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज चेंजेस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलो जी लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। If a block and tackle system with convenient direction has 3 movable pulleys, अब ये क्वेश्चन जो है आप ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब उसने क्या कहा है, 3 मूवेबल पुलीज हैं,
दैट मीन्स कि आप 3 पुलीज नीचे बनाओगे। जो हमारा नीचे वाला सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टैकल सिस्टम। जो हमारा ऊपर वाला वो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक सिस्टम। और आपने ये उसमें कंडीशन पढ़ी है कि हमारा जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता है उसमें जो अपर है, अपर हाफ जो है, उसमें आपके पास या तो नंबर ऑफ पुलीज इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। और जो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो होती है वो नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल है। तो अगर 3 पुलीज हैं तो क्या रे होगी आपकी, 6 होगी। और अगर आप इसमें एक और पुली ऐड कर देते हो तो वो 7 भी हो सकती है। उसमें ये कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है कि या तो पुलीज अपर हाफ और लोअर हाफ में इक्वल होनी चाहिए या जो अपर वाला हाफ है उसमें एक ज्यादा हो सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इज ईदर 6 और 7। नीड नॉट टू वरी अबाउट द रिमेनिंग ऑप्शंस। आपके पास पहला आंसर आपको मिल गया, दैट इज करेक्ट। चलिए जी, अब हम आगे मूव करते हैं। वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज 0 एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज, ये भी आपको अच्छे से पता है। आपको वर्क के केस में पता होगा कि वर्क ये बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ पे। वर्क के केस में हमने क्या किया था, वर्क के 0 होने की कंडीशन क्या थी, या तो आपका ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास अगर एंगल बिटवीन दी फोर्स और बिटवीन दी डिस्प्लेसमेंट 90 है तो वर्क 0 होगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो अगर आप इसकी डायरेक्शन देखते हो तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की, वो टेंजेंशियल होती है। और जो फोर्स इस पे एक्ट करती है वो कौन सी करती है, आपकी सेंट्रीपिटल। तो दैट मींस देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यस और नो। सो तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज दी राइट ऑप्शन। समझ में आया आपको? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर हमारा। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसमें ये 2 कंडीशंस होती हैं, फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इको बाय ह्यूमंस इन एयर। आई होप आपको इको के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। व्हाट इज इको? इको ऐसा होता है कि अगर मैं कोई साउंड प्रोड्यूस करता हूं, वो किसी सरफेस से जाके टकराती है और टकरा के वापस मेरे पास आती है, और अगर मैं उसको दोबारा सुन पाता हूं, इसको इको कहा जाता है। राइट? इको बोलो या एको बोल लो आप। तो सर एको के लिए हमारे पास एक कंडीशन बहुत जरूरी होती है। जब आपको एको सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। व्हाट डज इट मीन? काफी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है बट इसका मतलब बड़ा सिंपल है। देखिए, हम कोई भी साउंड सुनते हैं तो उस साउंड को सुनने में, समझने में हमारा ब्रेन कुछ टाइम लेता है। इट्स अबाउट 0.1 सेकेंड। इसको कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो अगर मैं जो बोल रहा हूं वो किसी सरफेस से टकराकर मुझे वापस रीच करता है और इसमें टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा लगता है, तभी मुझे वो आवाज दोबारा सुनेगी। राइट? इसको बोलते हैं इको। समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ। क्या हमारे पास ये जरूरी है हमेशा? नहीं। अगर वो स्मूथ हुआ तो भी इको सुन सकती है। द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो साउंड वेव है वो उससे बाउंस बैक होगी ही नहीं। ठीक है? चलिए हमारे पास थर्ड, साउंड शुड बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड। अगर मेरी साउंड जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, अच्छा, शुड नॉट बी, अगर रिफ्लेक्ट बैक हो गई 0.1 सेकेंड से पहले तो फिर तो आपको इको सुनाई नहीं देगी। मैंने आपसे अभी कहा, इसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो ये ऑप्शन में क्या लिखा हो गया है कि साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है? आगे ऑप्शंस को रीड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसने बोला हुआ है कि अगर आप पढ़ना भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में कंडीशंस हैं। देखिए यहां पे भी क्वेश्चन को ऐसे ट्रिकी बनाया जाता है। अगर वो कंडीशन लिखता है तो इन दैट केस आपको सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना है। अगर वो कंडीशंस बोलता है तब हमें सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे कोई ऑप्शन और भी सही हो सकता है। चलिए, द इंसिडेंट साउंड शुड हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 25,000 हर्ट्ज। देखिए ऐसी कोई कंडीशन हमने इको के लिए नहीं पढ़ी थी। साउंड की फ्रीक्वेंसी जो मर्जी हो, एको सुनाई जा सकती है, सुनी जा सकती है, बिकॉज ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है। इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो हमारा जो ये ऑप्शन है, ये भी हमारा ऑप्शन एक सही ऑप्शन हो सकता था, बट हमारा जो एको के लिए जो मेन आपके पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि वो हमारा 0.1 सेकेंड के बाद हमें सुननी चाहिए। राइट? सो दिस इज द करेक्ट। और द साइज रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। ये भी आप क्या लेंगे, करेक्ट लेंगे, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन क्या है, कंडीशंस रिक्वायर्ड।
सो बोथ द आंसर्स आर राइट। आप क्वेश्चन 3 भी टिक करेंगे और ऑप्शन 3 भी टिक करेंगे और ऑप्शन 5 भी टिक करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। A person standing in front of a vertical cliff fires a gun and hear its echo in 3 seconds। तो आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, राइट। अब यहां पर इको के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। कैसे मॉडिफाई किया जाता है? आपका जो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बट इको के केस में क्या होता है, आपका जो साउंड का प्रोड्यूसर है, यहां पर वो एक ह्यूमन है जिसने अपने हाथ में गन रखी हुई है, वो गन को फायर करता है, वो साउंड यहां से यहां जाती है और बाउंस बैक होके दोबारा उस तक आती है। तो इस केस में क्या होगा, अब यहां पर जब साउंड उसके पास वापस जाएगी तो जो टाइम आपके पास आएगा, जो टाइम उसने नोट किया है वो डबल हो जाएगा। आपका जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक है, बट जो टाइम आपको मिल रहा है वो साउंड यहां से यहां आ रही है, बाउंस बैक होकर दोबारा जा रही है। तो जो इसमें साउंड होती है वो एक्चुअल में डबल दी होती है, जो आपका टाइम दिया होता है। सो आप फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करेंगे, आप इको के लिए स्पीड इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन आपका जो टी होगा, आपको पता है कि टाइम आपको डबल दिया हुआ है, तो उस टाइम को अगर आप हाफ करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2d अपॉन टी। तो इन केस इन एनी क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन अगर इको से रिलेटेड है तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब है क्या हमारे पास क्वेश्चन, उसने स्टेप्स दी हुई हैं, अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल सकता है। आपको स्पीड दी गई है 340 और डिस्टेंस उसने आपको फाइंड करने के लिए बोला है और टाइम आपको उसने दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। सो व्हाट विल हैपन इज, अच्छा अब यहां पे क्या होगा आपका, अगर आप देखें तो आपके इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, उसने आपको स्टेप्स दी हुई हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आपको यहां से डायरेक्ट ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको यहां पे स्टेप्स को चूज करना है कि कौन कौन सी स्टेप्स आपके क्वेश्चन को सॉल्व जब आप करोगे तो उसमें आपको आप एनकाउंटर करोगे या किन स्टेप्स के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो स्टेप्स मैच करेंगे उनको टिक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये आपका 340 इंटू 3 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू डी। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज, अगर आप इसकी कटिंग करते हैं तो 170 और ये हो जाएगा आपका 3 7 21 और ये आपका आ जाएगा 510 मीटर। सो दिस वाज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन। सो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मेरे पास जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका आई मीन टू से जो स्टेप है वो ये वाली आ रही है, वो देखिए। उसके बाद क्या है, यहां पर थोड़ी सी आई होप प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है 170 इंटू 2, दिस इज रॉन्ग। ये एक्चुअल में 170 इंटू 3 होना चाहिए, बट स्टिल अल्टीमेटली इसका आंसर सही आ रहा है, तो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि हमारे पास स्टेप्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर। सो हमारे पास अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो हैं, एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 3 है। तो ये किसके अंदर लाई कर रहा है, चलिए इसको हम ऊपर स्लाइड करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, दिस इज द थिंग। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड द थर्ड, दिस ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed of sound changes through 50 meter per second, then how much distance should the person move towards or away from the cliff in order to hear the echo in the same time? Steps are given to calculate the distance. Select the correct sequence of the steps from the given option. So यहां पर भी आपको क्या करना है, उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। उसने अब क्या किया है, आपकी स्पीड को बढ़ा दिया है। पहले आपकी स्पीड कितनी थी, 340 थी, नाउ द स्पीड इज 350। अब वो कह रहा है कि इको के लिए आपका जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर आप टाइम को सेम रख रहे हो और आपकी स्पीड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये देखिए स्पीड इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं और आप टाइम को फिक्स रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इनके बीच में आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल डाल सकते हो स्पीड और डिस्टेंस में। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, राइट, दैट मींस आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो जो आपका ऑब्जर्वर था या आपका जो साउंड का प्रोड्यूसर था वो क्लिप से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। इन दैट केस जो आप ऑप्शन टिक करेंगे वो क्या हो सकते हैं आपके, एक आपका इसमें देखो ऐसा हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोबारा सॉल्व कैसे करोगे आप क्वेश्चन में वैल्यूज को, न्यू वैल्यूज को पुट करो। जैसे कि आपके पास डिस्टेंस जो, अच्छा फॉर्मूला जो है वो आपको पता है कितना हो जाएगा,
2d अपॉन आपका टाइम हो जाएगा। टाइम आपके पास 3 सेकेंड्स है। अच्छा 2d आप फाइंड करने लगे हैं और स्पीड कितनी हो चुकी है आपकी 350। आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 350 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू d। सो ऑन सॉल्विंग इट आपको मिलने वाला है 3 1 और ये बच गया 2 7 14 और 2 5 10, 3 5 15, 3 7 21, 2 और आपके पास 3 1 3, 525 आपका डिस्टेंस आ गया। सो द प्रीवियस डिस्टेंस वाज 520, अब कितना आ रहा है, सॉरी 510, और अब कितना आ रहा है आपके पास 525। सो इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा है, दिस इज द डिस्टेंस। तो एक ये स्टेप तो है ही आपकी। दूसरी आपकी जो स्टेप होगी वो इसमें ये होगी, ये भी एक आपका मैथ्स का शॉर्टकट फॉर्मूला है। जब आपकी स्पीड इंक्रीज होती है और टाइम सेम रहता है तो आप जो स्पीड में इंक्रीज आया है उसको इक्वेट कर सकते हो 2d/3 से। तो आपके पास वो डिस्टेंस आएगा, मतलब स्पीड के इंक्रीज से आपका डिस्टेंस का इंक्रीज आ जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी दिस। तो जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है अल्टीमेटली आपने आंसर ये निकाला है और यहां से आपका ये वाला स्टेप आया है, राइट। चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी, मेरी सेकेंड और फोर्थ जो इसकी स्टेप्स थी वो मेरी स्टेप्स के साथ मैच कर रही हैं, तो मुझे सेकेंड और फोर्थ वाला ऑप्शन चूज करना है। देखते हैं चलिए कौन से वाला है। सेकेंड और फोर्थ का ऑप्शन हमारे पास ये है। अब इसने यहां पे क्या किया हुआ है, फोर्थ और सेकेंड को भी दिया हुआ है। देखो कैसे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, बट आपको यहां पे सीक्वेंस में ध्यान देना है। भैया आप पहले सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे तभी आप फोर्थ स्टेप पे आ पाओगे ना, ये तो आपका अल्टीमेट आंसर है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी दिस, फर्स्ट आपकी सेकंड स्टेप और देन आपकी फोर्थ स्टेप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, द फोर्थ ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ जो आपकी स्टेप्स होंगी। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंसेज के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है, फिर हम जरा देखेंगे कि ये किस टॉपिक से बना हुआ है। सो द क्वेश्चन इज, एज्यूमिंग ऑल लेंस शोन बिलो आर ऑफ द सेम मटेरियल, स्टेट विच लेंस हैज द मैक्सिमम पावर। पावर के ऊपर क्वेश्चन है ये। पावर के बारे में आपने पढ़ा है कि ये फोकल लेंथ से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर फोकल लेंथ को इंक्रीज कीजिएगा तो पावर को डिक्रीज कीजिएगा। आ रही बात समझ। और फोकल लेंथ जो है वो एक्चुअल में आपकी जो लेंस की थिकनेस होती है उससे रिलेटेड होती है। आप लोगों ने जरूर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा होगा। हमारी आई जो है इसके अंदर भी क्या है, एक लेंस है, और उस लेंस की खास बात क्या है कि उस लेंस की फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है। हमारी सिलियरी मसल्स और डिफरेंट आपके ऑर्गन्स हैं जो उसकी थिकनेस को चेंज करते होते हैं। व्हेन आई एम लुकिंग अ वेरी फार ऑब्जेक्ट, तो मेरा लेंस जो है वो बहुत थिन होता है, बिल्कुल ऐसा। और जब मैं कोई चीज देखता हूं जो मेरे बहुत पास है तो मेरा लेंस जो है वो थिक हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका अगर लेंस थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। लेट सपोज कीजिए अगर मैं लेंस लेता हूं, एक मेरे पास ये इस तरह से एक थिक लेंस है और ये मेरे पास एक थिन लेंस है। जो थिक लेंस होगा जाहिर सी बात है वो लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा। तो अगर कोई मेरी लाइट रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो उसको बहुत क्लोज ही क्या कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट करवा दिया जाएगा, उसको कन्वर्ज कर दिया जाएगा। इन द सेम वे यहां पर अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करता हूं कोई लाइन पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्योंकि आपका लेंस बहुत थिन है तो आपका जो कन्वर्जेंस होगा वो आपका बहुत देर में आपके प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा। तो दिस मीन्स कि आपके पास अगर लेंस थिक है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, और यहां पे हमारे पास फोकल लेंथ आपकी सेकंड वाले की, तो दोनों में फोकल लेंथ में कौन छोटा है कौन बड़ा है, आपके सामने है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास यहां पे मैंने दो लेंस ड्रॉ की हैं। मेरे पास जो थिकर लेंस है आप देख पा रहे हैं कि उसने बहुत क्लोजली क्या कर दिया, मेरी रे पैरेलल जो थी प्रिंसिपल एक्सिस के उसको फोकस के थ्रू पास कराया। दैट मीन्स उसका फोकस काफी क्लोज बना है। और अगर वो थिन है तो उसका फोकस थोड़ा सा पीछे बनेगा। सो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि F1 जो है वो F2 से क्या है, स्मॉलर है। मतलब अगर मेरे पास कोई थिक लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम, और अगर मेरे पास कोई थिन लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। अब पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन है मैंने आपको क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर पावर 1 ऑफ दिस लेंस विल बी मोर देन पावर ऑफ द थिन लेंस और द सेकेंड लेंस। ऐसा ही यहां पर है। तो इनमें सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन थिक है, क्यू थिक है। तो क्यू थिक है मतलब इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम।
सो क्यू कहां पर है? दिस इज द थर्ड ऑप्शन. सो द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा इन एन इलेक्ट्रिक सेल व्हाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी इज फ्रॉम. तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से बनता है न्यूमेरिकल. देखिए जी, सेल के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो है ही कि पहले हमारे ड्राई सेल भी होते हैं, उनसे पहले हमारे वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, तरह तरह के सेल आया करते थे. तो उनके अंदर बेसिकली होता क्या है? उनके अंदर केमिकल्स होते हैं. अब वो केमिकल्स जो हैं उनमें केमिकल चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस होता है. तो हमारे जो दो टर्मिनल्स हैं उन पे एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, एक जगह इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हो क्या रहा है बेसिकली, केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो काफी इजी न्यूमेरिकल था और यही पूछा गया है इसमें. तो केमिकल टू मैकेनिकल रॉन्ग है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इज द राइट ऑप्शन. और कोई दूसरा या तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल के अंदर सिंपल सा कन्वर्जन है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. सो द राइट आंसर विल बी द सेकेंड ऑप्शन. दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम बिलो शोज अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास 80 ग्राम और उसकी दो पोजीशंस हैं, ए सी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और वेलोसिटी जो है वो इसकी 5 है. चलिए मेरे पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है जो मुझे रिक्वायर्ड होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एक तो ये उसका मास, उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. और जी आपको एज स्टैंडर्ड आपको 10 लेनी है. मतलब ये चीजें मुझे मतलब जरूरी रहेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चलिए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या पूछ रहा है. तो हमारे पास 80 है और 5 है. चलिए तो मैं वैल्यूज यहां पर लिख लेता हूं. ठीक है, ये रहा हमारा. ठीक है. सो द मास इज 80 ग्राम एंड हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट अ पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. अब यहां पर भी क्या है हमारे पास, उसने क्वेश्चन में कहा है कि फॉलोइंग कंडीशंस या स्टेटमेंट्स, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमसे कि स्टेटमेंट्स टिक कीजिए जो इसके इसमें सही हैं. तो जब वो स्टेटमेंट्स बोलेगा तो बी वेरी क्लियर कि आपके मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो हमें बड़ा ध्यान से, बड़ा कीनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये. अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो ये पोजीशन बी है ये आपकी मिनिमम हाइट है. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मिनिमम हाइट पर है तो उस केस में, अच्छा अगर ये मोशन में होता तो आप क्या होता, ये आपका जो पेंडुलम है, इसका जो बॉब है यहां से आके यहां पर आता. आपने अगर पढ़ा है इसको पेंडुलम को थोड़ा बहुत तो आपने ये चीज नोट की होगी कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस में वो जो एनर्जी पोजेस करता है वो सिर्फ के ई होती है. मतलब के ई यहां पे ट्रांसफॉर्म होके सिर्फ पी बच जाती है अपनी मैक्सिमम हाइट पे. तो इस केस में आपके पास यहां पर क्या है? एम, जी और एच. और उसी अमाउंट में जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ के ई होती है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. और इन बिटवीन जो है उसमें क्या होता है? के ई में आपका राइज आ रहा होता है, पी में आपका फॉल आ रहा होता है. जब वो सी से बी पोजीशन पे आ रहा होता है, जब उसका मोशन जो है ऐसा हो रहा होता है तो उसकी हाइट कम होती जाती होती है. एज अ रिजल्ट उसकी पी क्या हो जाएगी? कम. और यहां तक आते आते वो वेलोसिटी को गेन कर रहा होता है तो के क्या हो जाती है? मैक्सिमम. सो इन दिस केस जो ये एम जी एच है और जो ये एम वी स्क्वायर है आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. तो अगर आप यहां से इस हाइट को फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? अगर आप यहां से के को फाइंड करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू मास इज 80 ग्राम, राइट, और वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 80/1000 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा. ठीक है. सो इसके साथ ये 0 चली गई और ये आपका चला गया 4 पे और ये आपका चला गया यहां पर 25 पे. कटिंग होके आपके आंसर क्या आ गया? 1 जूल. तो मेरा जो ये पेंडुलम है इसका जो बॉब है जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी पी क्या होगी? 1 जूल. और जब ये यहां पे आ जाएगा तो इसकी के क्या होगी? 1 जूल. चलिए ऑप्शन रीड कर लेते हैं. एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी. अब पॉइंट ए पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. रीजन बी कि पॉइंट ए पे जाके आपने पढ़ा है कि वो रेस्ट पे आता है तो उस टाइम उसके अंदर क्या होती है?
पीई होती है, नॉट के ई, सो दिस इज नॉट राइट, क्रॉस कर दीजिए। अगला, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1000 जूल, गलत, आपने फाइंड किया, आपका 1 जूल आंसर आ रहा है। द मैक्सिमम हाइट h रीच्ड बाय द बॉब विल बी 125, दिस इज येट टू बी फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इस पोजीशन पे इसकी mgh होगी वही इस पोजीशन पे इसकी क्या होगी, ke होगी, तो ke आप फाइंड कर चुके हो, उसको आप mgh के इक्वेट कर सकते हो। सो m इंटू जी इंटू एच इक्वल्स टू 1 जूल, मास आपके पास है वही 80/1000 लेना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपको kg में लेना है, g आपको दिया हुआ है 10 और ये आपका h, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू 1। सो 0 फॉर 0 एंड अगेन 0 फॉर 0, सो द हाइट इज 10/8। अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं 2, 5, 2, 4 और अगर आप इनकी कटिंग करते हैं तो दिस इज 1.25 मीटर और आई कैन राइट इट एज 125 सेंटीमीटर। सो द थर्ड ऑप्शन वाज राइट, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब विल बी 125 मीटर, आपका आंसर आ रहा है। सो द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1 जूल, ये भी सही है। ओके, मुझसे फोर्थ पॉइंट मिस हो गया। एट पॉइंट डी द बॉब विल हैव मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी, ये देखिए पॉइंट डी पे, भला ये कैसे हो सकता है? पॉइंट डी जो है वो बी और सी के बीच में लाई कर रहा है, इन बिटवीन है वो, तो कोई भी हाइट आपकी इन बिटवीन होती है, कोई भी पोजीशन इन बिटवीन होती है, वहां पे के आपकी मैक्सिमम नहीं हो सकती, वहां पर के इंक्रीज हो रही होती है और पी डिक्रीज हो रही होती है, बट जब वो इस पोजीशन पे पहुंचता है यहां पे के मैक्सिमम होता है। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब लास्ट बचा हमारे पास, एट पॉइंट बी द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉब इज 1000 जूल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर थर्ड एंड फिफ्थ, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट्स बतानी थी, कोई एक स्टेटमेंट नहीं बतानी थी, तो हमारे पास यहां पे 2 स्टेटमेंट सही आई हैं, तो आप दोनों को टिक करेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट ऑप्शन फॉर द TIR इन अ मीडियम। तो क्वेश्चन बनता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। जरा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, हमारी TIR कब होती है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि आपकी लाइट रे, 2 कंडीशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट फॉर दैट TIR हैज टू हैपन। अगर आपको वो होना है तो वो चाहिए आपको कंडीशंस। क्या कंडीशन है? पहला, आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, याद आया कुछ? चलिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए जी, क्रिटिकल एंगल अगर आप अपनी बुक्स को पढ़ेंगे तो हर मीडियम के लिए अलग है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लास के लिए या वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल अगर 42 डिग्री है, लेट्स सपोज कीजिए वाटर के लिए 42 डिग्री है, तो वो ग्लास के लिए सेम नहीं होगा, मोर और लेस। तो मीडियम टू मीडियम आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अलग होता है। सो द 2 कंडीशंस दैट वी नीड टू फॉलो फॉर द TIR टू हैपन इज, एक लाइट रे डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में जाएगी, और दूसरी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए, नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। कैन टेक प्लेस इन एनी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल रेयर मीडियम। अब TIR जो है वो किस पे होती है? वो इंटरफेस पे होती है। आपके जो 2 मीडियम्स होते हैं उनके बीच में जो बाउंड्री लाइन होती है उसके ऊपर आपका क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो लेट्स हम और पढ़ लेते हैं। इसमें इसने क्या बोला हुआ है? ऑप्शंस कहा हुआ है। तो ऑप्शंस में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास कि आप जो है स्टेटमेंट्स को हम रीड कर लेते हैं, अगर हमें लगा कि ये सही होगी तो उसको हम टिक करेंगे, वरना हम उसको छोड़ सकते हैं। टेक्स प्लेस फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रॉन्ग। आपको पता है ऐसा नहीं होता, आपका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दिस रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपका गलत है। TIR जो है वो रिफ्लेक्शन के लॉज को ओबे करती है। कैन टेक प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, दिस इज राइट। सो आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग है, बट स्टिल हम इसको सही करेंगे, बिकॉज TIR जो है वो आपकी डेंसर मीडियम में ही हो रही है। आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर से आ रही है, इंटरफेस पे टकरा रही है और दोबारा से कहां पे हो रही है? आपकी डेंसर मीडियम में ही आ रही है। सो वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन 1 एज वेल। तो इसके आपके 2 ऑप्शन, क्योंकि इसने लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शंस बोला, उसने ऑप्शन नहीं कहा, ऑप्शंस कहा हुआ है, राइट? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास जो ये प्रिज्म है ये क्या है? राइट एंगल प्रिज्म है।
राइट एंगल प्रिज्म में एक 90 है, दूसरा 30 है और ये 60 है। यहां पर चलेगा आपका ज्योमेट्री के ऊपर आपका कैसा हैंड है, उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और 10th क्लास में आते आते ज्योमेट्री तो हमें थोड़ी बहुत आ ही जाती है, आपको एंगल्स यहां पे देखने होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो द फिनोमिना एट द सरफेस AC कहां पर है, दिस इज AC। तो यहां पर हो क्या रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इस सरफेस को टच कर रही है, प्रिज्म के अंदर है, इसको टच करने के बाद इस पे वो बाउंस हो रही है और दोबारा से प्रिज्म के अंदर ही आ रही है। तो अगर लाइट रे सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है दोबारा से, तो उसको क्या कहा जाएगा, TIR। ठीक है जी। सो यहां पर जो मैं ऑप्शन टिक करूंगा वो कौन सा होगा, TIR। ये रहा मेरा TIR। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC इज। सो हमारी स्लाइड ऊपर हो गई है, तो हम इसका एक पेज पे इसको देख लेते हैं, हमारा जो डायग्राम है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC इज। AC सरफेस पे हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो है, अगर मैं उसको रीड्रॉ करता हूं तो डायग्राम जो था ऐसा था, यहां से आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अब यहां से क्या हो रहा है, हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे जा रही है। मेरा डायग्राम है यहाँ पर, इसमें हमारे पास क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये मेरी जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगी। तो अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो, ये गिवन है कि ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो ट्रायंगल में हमारे पास 90 है, 60 है, जैसे ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये AC के ऊपर इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या आपका, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब ये एंगल फाइंड कैसे किया जाए, बड़ा सिंपल है, ये 60 है तो ये आपका 90 है और ये आपका 60 है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं तो उसमें मेरे पास ये 90 का हो जाएगा, ये 60 का और ये ऑटोमेटिकली कितने का आ जाएगा, 30 का। अब मेरा जो नॉर्मल है वो मेरे सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 का। सो अगर मेरे पास ये वाला पार्ट 30 का है तो मेरे पास ये वाला पार्ट कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपकी सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC इज हमारा 60 डिग्री आया। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AB। अच्छा, इसमें AB कौन सा है हमारा, दिस इज AB। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो यहां से आके यहां से ऐसे पास होगी है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल। सो यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रिज्म है। अगर देखें हम द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AB, दिस इज AB। अगर आप यहां पे देखते हैं तो दिस इज रे ऑफ लाइट, यहां पे आपकी वो TIR हो रही है एंड देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सरफेस AB। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ये नॉर्मल और ये हमारी ये वाली लाइन। अब ये 30 डिग्री आ रहा है हमारा, कैसे आ रहा है, सिंपल ज्योमेट्री है। अगर आप देखें तो आपकी जो ये रे है, ये रे एंड दिस रे एंड देन दिस रे, हमारे पास ये नॉर्मल है और ये हमारी क्या एक्ट करेंगी, एज टू पैरेलल लाइंस। अब जब मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो जो उनको ट्रांसवर्सल आपस में करेगी, जो ट्रांसवर्सल उनके थ्रू जाएगी, वो क्या बनाएगी हमारे, ये जो मेरे दो एंगल्स बन रहे हैं, दीज आर टू एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AB, यहां पर ये मेरी रे ऑफ लाइट है, यहां से जाके ये TIR होके यहां पे जा रही है और यहां से यहां जा रही है। सो दिस एंगल इज, ये जो एंगल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा, दिस इज कमिंग 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री आया, मेरी जो ये रे ऑफ लाइट है ये परपेंडिकुलर है विद दिस सरफेस, और जो मेरी ये रे, ये जो मेरा सरफेस है ये भी परपेंडिकुलर है। तो इन दैट केस दीज टू लाइन्स कैन बी कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स। और अगर मैं इसमें बीच वाली लाइन को एज अ ट्रांसवर्सल लूं, सो दिस टोटल एंगल एंड दिस टोटल एंगल विल बी इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये 60 है तो ये भी 60 आएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। TIR आपकी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 120। इन दिस वे ये भी कितना होगा, 120। अब जब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं और ये 90 डिग्री आ रहा है, तो द रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, 30 डिग्री। सिंपल। चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन, 30 डिग्री।
इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो सकते, आंसर आपका एक ही आएगा, सो दिस इज द आंसर। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रिज्म दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट अस ड्रॉ द प्रिज्म वंस अगेन। ये हमारे पास प्रिज्म था ऐसे और ऐसे, यहां से हमारे पास रे ऑफ लाइट आई थी, फिर वो इस तरह से TIR हुई थी, फिर यहां से वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई थी। तो यहां पे आपका पॉइंट Q था एंड दिस वाज P, दिस पॉइंट वाज R, दिस पॉइंट वाज S एंड दिस वाज T। तो ये क्वेश्चन क्योंकि रे पे है तो हमने सिर्फ रे पे यहाँ रे को ड्रॉ किया है। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट रे PQ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे ST। PQ कहां पर है हमारी, दिस इज PQ। ये हमारी लाइट रे जो है कहां पर है, हमारी प्रिज्म से बाहर जो मीडियम है वो सारे का सारा क्या है, एयर। सो हमारी PQ जो है वो कहां पर है, एयर में। नाउ फिर वो क्या बोल रहा है, ST क्या है हमारे पास, एयर में है, एग्जैक्टली। तो अगर लाइट रे सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उस केस में उसकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। वेल द ऑप्शन वाज स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट रे PQ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे ST। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, उसने हमसे पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, सॉरी रॉन्ग कौन सा है, तो ये तो हमारा सही ऑप्शन है, इसको हम रॉन्ग टिक नहीं कर सकते। सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट रे QR इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे RS। QR कहां पर है हमारी, दिस इज QR एंड RS ये RS। आप अगर देखें तो ये दोनों ही रे ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल कर रही है, तो क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू ट्रेवल कर रही है, दे आर विद इन द प्रिज्म, तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम। तो ये भी आपका सही ऑप्शन था। आई रिपीट, उसने पूछा है रॉन्ग कौन सा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट्स राइट हैं, आप इसको टिक नहीं कर सकते। उसने रॉन्ग ऑप्शन पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट रे PQ इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट रे RS। ये PQ और ये रही आपकी RS। वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट PQ इज ग्रेटर, जाहिर सी बात है, आपकी जो RS है वो किस में है, ग्लास में है। PQ जो है वो किस में है, रेयर, आपका एयर है, तो एयर इज रेयरर देन दी ग्लास, तो यहां पर स्पीड ज्यादा है, यहां पर स्पीड कम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली द फोर्थ ऑप्शन, वो आपका वैसे भी सही ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज ये स्टेटमेंट जरूर रॉन्ग होगी, बट स्टिल इसको हम रीड कर लेते हैं और पुख्ता कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट RQ इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट ST। RQ कहां पर है हमारा, ये रहा, और ST कहां पर है हमारा, ये रहा। वो कह रहा है कि RQ इज ग्रेटर देन ST। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, एंड द आंसर इज क्लियर नो। क्यों, क्योंकि यहां भी आपको पता है कि मेरे पास जो RQ है वो किसमें है, ग्लास में, और जो ST है वो किसमें है, एयर में। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्लास। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फोर्थ, बिकॉज उसने पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम केमिस्ट्री का भी स्पेसिमेन जो है जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।